आपका हिंदी मीडियम है इंग्लिश? सर मैं हिंदी में पढ़ता हूं। हाँ जी, हिंदी में सर। हिंदी मीडियम है, ठीक है। तो गौरव, हम तीनों को देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, और आवाज आ रही है मेरी आपको अच्छे से? सर मेरे को आपकी आवाज आ रही है। तो गौरव, आपका गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार गौरव, आपका इस मॉक इंटरव्यू में स्वागत है। इससे पहले कि मैं आपसे कुछ प्रश्न करूं, आप अपने स्वयं के बारे में, अपने क्वालिफिकेशन, एकेडमिक, आपका कोई कार्य का अनुभव हो और आपकी हॉबीज क्या हैं, इस पर थोड़ा सा बहुत संक्षेप में हमें बताइए। सर मैं गौरव शर्मा उत्तर प्रदेश के मथुरा से बिलोंग करता हूँ। आपकी आवाज कट रही है थोड़ी सी, जरा देखिएगा क्या वजह है उसकी। आप ये हटा दीजिए, शायद इसकी वजह से कट रहा हो। डायरेक्ट बात करने में कोई कंप्यूटर से हो सकता है। देखिए, अब बोलिए। सर मेरे को आपकी आवाज आ रही है सर। मेरे को आपकी आवाज आ रही है। हाँ, आपकी आवाज। मेरा नाम मैं गौरव। सर मेरा नाम गौरव, सुनाई दे रहा है सर? एक बार गौरव, अगर ईयरफोन हटाएंगे आप और कोशिश कीजिए, फिर हम आपकी आवाज चेक कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप बोलिए तो अच्छा रहेगा। सर मेरी आवाज आ रही है सर, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, अभी आई। हाँ जी। जी सर। मैं मथुरा उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से बिलोंग करता हूँ। सर मैंने ग्रेजुएशन बिहार अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में ऑनर्स में किया है, और सर मैंने एमए ज्योग्राफी दिल्ली विश्वविद्यालय से ज्योग्राफी भी किया है। और सर करंटली मैं सीबीएसई बोर्डिंग स्कूल में एज ए टीचर अपॉइंटेड हूँ सर। आपने पढ़ाई किस विषय में करी है? सर मैंने ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स ऑनर्स में किया है, और एमए मैंने ज्योग्राफी, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने एमए ज्योग्राफी में किया है। ज्योग्राफी में किया है दोनों? सर एमए पोस्ट ग्रेजुएशन ज्योग्राफी में किया है। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने ज्योग्राफी में किया। अच्छा। तो अभी आप कौन से बोर्डिंग स्कूल में, सीबीएसई के बोर्डिंग स्कूल में कहाँ पढ़ा रहे हैं? सर सीबीएसई, सर मैं मथुरा में रमल्ला सुरमला इंटरनेशनल स्कूल में। आप किसमें, नवोदय में हैं? किसी नवोदय में? नहीं सर, मैं रमल्ला सुरमला प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, उसमें पढ़ा हूं। आप ये जो दूसरा कान का है, इसको भी निकाल के अगर आप बोले तो आवाज नहीं आएगी आपको। माइक ऑन कर दीजिए अपना कंप्यूटर का। बिना ईयरफोन के ट्राई कीजिए, बिना ईयरफोन। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है सर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। मैं इस समय कार्यरत हूं। रमल्ला सुरमला इंटरनेशनल स्कूल मथुरा में है, प्राइवेट सीबीएसई बोर्डिंग स्कूल है, उसमें कार्यरत। अच्छा, ये बताइए, आप किस स्थान से बिलोंग करते हैं? सर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से। उत्तर प्रदेश में हैं अभी आप? Sir, shall we schedule him for some other day? You ask him what the problem is, because he has an internet problem. Yeah, which is reflecting both his speech and voice and image, दोनों ही affect हो रहे हैं. Exactly. हाँ. एक बार और ट्राई कर लो, अगर इसको लास्ट मौका दे दो. हाँ हाँ हाँ. गौरव, क्या आप सुन सकते हैं मुझे अब? अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने म्यूट किया हुआ है गौरव। गौरव एक काम कीजिए, एक बार अपना ईयरफोन निकाल दीजिए, उसका जो प्लग है अपने लैपटॉप में से भी निकाल दीजिए, बिना ईयरफोन के एक बार कोशिश कीजिए प्लीज। हाँ, लैपटॉप में से भी प्लग में से निकाल दीजिए। हाँ, अब कोशिश कीजिए बोलने की। मेरा नाम गौरव शर्मा है, मैं उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से बिलोंग करता हूँ, और मैंने ग्रेजुएशन बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स में किया है,
और एमए ज्योग्राफी में किया है, और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट सिविल सर्विसेज में ज्योग्राफी रहा है सर। अब गौरव आपका बिल्कुल ठीक हो गया। जी सर। हाँ। अच्छा गौरव ये बताओ, जी सर। ये उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है और कहते हैं कि जितना बड़ा प्रशासनिक इकाई होती है उतना उसको गवर्न करने में जो है मुश्किलात आती है। तो यूपी को और विभाजित करने की कुछ एक मुहिम चली थी, कुछ विचार हुआ था, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। आज आपको क्या लगता है कि अगर हम उत्तर प्रदेश को कुछ किया था उत्तर प्रदेश के 4 भागों में बांटने का, तो उसमें केंद्र सरकार ने इस पर कोई ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखाया उसमें। तो मेरा ये मानना है कि प्रदेश को हम बांट कर नहीं, जैसे कि अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने कुछ जगह पे कमिश्नरी इस्तेमाल किया, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ अतिरिक्त ऑफिसर अपॉइंट करके भी हम हैंडल कर सकते हैं। दूसरा है सर, जैसे कि अदर दूसरे स्टेट में हम देखते हैं, अब स्टेट को डिवाइड करिए, लेकिन ज्योग्राफिकल कंडीशन होती है, जैसे हम अगर कोई डिवाइड करते हैं तो जैसे गंगा नदी है या यमुना नदी है, इनसे जैसी नदियों का बंटवारा, पानी का बंटवारा हम किस तरह से कर सकते हैं। तो एक तरह से हमें यही रहना चाहिए कि हम प्रशासनिक सुधार करें, और जिस तरह से हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी ने जो कमिश्नरी सिस्टम जो लागू किया है कुछ बड़े शहरों में, उससे से हम सर इस तरह की प्रशासनिक सुधार भी करने में सक्षम हो सकते हैं। अच्छा ये बताओ आप गौरव कि हिंदुस्तान का जो कोस्टल लाइन है जी सर। वो बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है, जी सर। लगभग 7,000 किलोमीटर से भी अधिक है। तो अभी तो पिछले दिनों में कोस्टल लाइन ज़्यादा होने का हमें नुकसान दिख रहा है। कभी वो तौकते आ गया, कभी यास आ गया, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आ गए। तो ये बताइए कि इसके और ज़्यादा क्या उपयोग किए जा सकते हैं फिशिंग के अलावा, कि हमारी कोस्ट लाइन को हम एक नुकसान की जगह फायदे का एक 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 इशू क्यों नहीं हम बना सकते, और सरकार किन दिशाओं में काम कर रही है इस कोस्ट लाइन को, इसका अधिक से अधिक उपयोग करने का अपने आर्थिक सुधार के लिए और ओवरऑल सुधार के लिए। सर मेरा मानना है कि जो सीमा है वो 7,500 के आसपास है, 7595 किलोमीटर का हमारा कोस्टल लाइन है। तो सर हम इसमें जिसमें हम उसकी फिशिंग के अलावा भी हम और चीजें भी कर सकते हैं, जिस तरह की हम व्यापार को हम बढ़ावा दे सकते हैं, जैसे कि हम जैसे कर्नाटक है और केरला के, कर्नाटक से लेकर के आंध्र प्रदेश की जो कोस्ट लाइन है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाल ही में जो भारत सरकार है उसने काफी फैसले लिए, जैसे कि रोरू हम टूरिस्ट के टॉप पर भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हाल ही में गुजरात के जो कोस्टल इलाके हैं वहां पर एक रोरू नाम से एक जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसमें से एक जो लंबे लाइन से आप जो है सी रूट को फॉलो करते हैं तो कई किलोमीटर की बचत भी करते हैं। तो हमें एक कोस्टल से दूसरे कोस्टल में जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट दी रहे तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी शुरुआत भारत सरकार ने की। और भी कई प्रोजेक्ट हैं जिसमें कोस्टल लाइन में वहां पे हम जैसे कि साइक्लोन वगैरह वहां पे आते हैं, तो हम चाहते हैं कि वहां पे हम जो हाउसिंग है, जो घर बनाने का तरीका है उसमें हम कुछ बदलाव करें, ताकि उसमें जो कम से कम नुकसान की वो, तो इसमें मेरा ये मानना है। इस सागरमाला आपने सुना है कोई? जी सर, मैंने सागरमाला प्रोजेक्ट सुना। क्या है इसमें सागरमाला में? सर सागरमाला जो प्रोजेक्ट है वो एक्चुअल में भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें सागर को एक दूसरे से जोड़ने, कनेक्शन करने का काम है। तो यहाँ से जैसे कि पूरा कोस्टल इलाका है उसको जोड़ने का, जैसे अंडमान निकोबार वाले इलाके हैं उनको भी कनेक्ट करने की, कोस्ट लाइन में शामिल करने का उसमें प्रावधान है। तो पूरा एक तरह से सागरमाला प्रोजेक्ट है, जैसे कि हम जैसे बंगाल, बे ऑफ बंगाल से लेके अरबियन सी तक हम उसको कनेक्ट करने की इसमें प्रोसेस है सर। जी सर। तो ये बताओ गौरव, ये आपने बिम्स्टेक सुना है? बिम्स्टेक
जी सर, बिम्स्टेक सुना है। और सार्क भी सुना है। जी सर। तो भारत दोनों में ही मेंबर हैं, लगभग प्राय वही देश उसमें हैं, एक दो को छोड़ के। तो जी दोनों सर। में क्या अंतर है? दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन, उनका क्या उद्देश्य है, क्या गोल्स हैं, और भारत को इन दोनों संस्थाओं या ऑर्गेनाइजेशन से अब तक क्या लाभ हुआ है? सर जहाँ तक मेरा मानना है, सार्क और बिम्स्टेक दोनों ही अ, जो है दक्षिण एशियाई देशों के जो है समूह है। तो बिम्स्टेक में जैसे कि सार्क में हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है कि भारत और पाकिस्तान का जो इशू है कश्मीर मुद्दे के लेकर के, वो हमेशा हाईलाइटेड रहता है। तो उसमें से ज़्यादा देख के इसमें काफ़ी इसमें ज़्यादा कुछ सुधार नहीं, वैसे इसको काफ़ी बेनिफिट भी मिला है। जैसे कि हमने नेपाल के साथ भी उस तरह के एग्रीमेंट ऐसे हमारे लिए, तो उनके देश में एक दूसरे से आते जाते हैं और देशों, लेकिन इसमें हमेशा कई सालों से इसकी मीटिंग नहीं हुई है। आखिरी बार इसकी मीटिंग 2017 में हुई थी। तो बिम्स्टेक में पाकिस्तान नहीं है, तो उसमें जो बांग्लादेश है, म्यांमार है और दूसरे देश है, बाकी नहीं छोड़, पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो बिम्स्टेक में सारे बे ऑफ बंगाल के जितने भी कंट्री हैं वो उसमें शामिल है सर। तो बिम्स्टेक में एक वो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को लेकर जी काफी कुछ काम हो रहा है, उस पर कुछ प्रकाश डालोगे आप? जी सर, मेरे को इसके बारे में इतना आइडिया नहीं है सर। आइडिया नहीं आ रहा। तो अब मैं खन्ना साहब से आग्रह करूंगा कि वो आगे के प्रश्न आपसे वो पूछेंगे। नमस्कार गौरव, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, हाँ मेरे आपकी आवाज़ आ रही है सर। नमस्कार। आपने आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किस साल में किया था? सर मैंने ज्योग्राफी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। किस किस वर्ष में? और ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में किया है? जी सर। अच्छा, किस वर्ष में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, किस वर्ष में ग्रेजुएशन? सर मैंने 2016 में ग्रेजुएशन किया और मैंने मास्टर्स जो है 2019 में किया सर। 2019, तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि आपका पहला इंटरव्यू होने जा रहा है यूपीएससी में, या इससे पहले कोई दे चुके हैं आप? नहीं सर, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है सर। फर्स्ट अटेम्प्ट है? जी सर। अच्छा, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात है। तो आप बतलाएं कि आप प्रशासनिक सेवा क्यों आपको पसंद आती है, क्यों आप सिविल सर्विसेज में आना पसंद करते हैं? जी सर। सर देखिए, यहाँ पे सिविल सर्विसेज में आके एक हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में जाके वर्क कर सकते हैं। और सर मेरा पर्सनल मानना है कि जितने भी आईएएस ऑफिसर होते हैं, डिफेंस के अफसर होते हैं, ये देश के हीरो हीरो होते हैं और देश के लिए काम करते हैं, प्रोजेक्ट और पब्लिक में सम्मान मिलता है, हर जगह से इनको रेस्पेक्ट ही मिलता है। तो जिस चीज़ को हम लाइक करते हैं, जिसको हम सब पसंद करते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि सर हम उस जैसा बने। और हालांकि डिफेंस की फिल्म में उसमें मिलता है एक रेस्पेक्टफुली लाइक होती है। तो ये तो मिलने की बात हुई, ये तो मिलने की बात हुई। आप देंगे क्या? आपको नौकरी अगर चाहिए तो आप देश को, सेवा को, प्रशासनिक सेवा को क्या चीज प्रदान करेंगे? ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं आप में जो आप समझते हैं कि आप एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बन पाएंगे? सर मेरा ये मानना है कि जैसे कि यहाँ पे एक ये रहता है कि आप जितना बेहतर करेंगे, बहुत से ऑफिसर्स होते हैं बहुत बेहतर करते हैं, तो जहाँ पे मेरा ये मानना है कि मैं इस बात को अपने लिए रखता हूँ कि जितना और मेरे से जितना अच्छा हो सकता है, जितनी पब्लिक की सेवा हो सकती है, जितना हम अपने देश को डेवलपमेंट थ्रू ले आ सकते हैं। जैसे कि आजकल की बहुत सारी समस्या है, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है, कुछ चीजें नीचे स्तर तक नहीं पहुँच पाती हैं। तो सर मेरे एजुकेशन का ही देख लीजिए, हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दिक्कत एजुकेशन को लेकर है। तो मेरा मानना है कि मैं एजुकेशन को बहुत ही रिफॉर्म करना चाहता हूँ, जो कि भविष्य होता है देश का, जो युवा होता है, देश के जो बच्चे होते हैं, उनका ये मेन इंटेंशन होता है कि उनको एक अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन मिले, जो हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं है और कई देश स्टेट में नहीं है। जैसे कि हम मध्य प्रदेश का नाम ही ले सकते हैं, राजस्थान में है, और जो हमारे जितने बिहार, छत्तीसगढ़ के स्टेट है, इनमें तक है। तो मैं सर मेरा नहीं, आप शायद एक मिनट, आपने मेरा सवाल समझा था? जी मेरा सवाल ये था कि आप
नौकरी को क्या प्रदान करेंगे? आप क्या देंगे देश के लिए और सर्विस के लिए? आप क्या करेंगे? तो क्या एजुकेशन टैक्स में आ गए? तब तब क्या होगा? तो थोड़ा सा आप समझ के बतलाएं कि आपको क्यों रखा जाए, किसी और को क्यों ना रखा जाए। यानी आप में कुछ ऐसे गुण हैं ना जो जो आप चाहते हैं कि बोर्ड के सामने आए, तो बतलाएं कि आप में क्या गुण हैं और आप कैसे देश की सेवा करेंगे, एक अच्छे अधिकारी कैसे बनेंगे। सर जहाँ तक अदर कैंडिडेट्स की बात है तो सर मेरे को एक दूसरे कैंडिडेट की क्वालिटीज नहीं पता है कि वो किस तरह से प्रिपरेशन करते हैं या किस तरह का है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि मैं अपना सबसे बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ और काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और एक्चुअल में क्या है कि ये काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम नया आके सिस्टम में आके सीखते हैं, तो सिस्टम में आके कुछ सीखने के बाद भी और अच्छे से हम बेहतर करने का प्रयास कर सकते हैं सर। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं? जी सर। Isn't it? जी सर। उत्तर प्रदेश में ने बहुत सारे देशभक्त दिए, स्वतंत्रता सेनानी दिए। कोई एक आपकी दृष्टि में सबसे बड़ा देशभक्त उत्तर प्रदेश ने किसको दिया? कौन है? सर उत्तर प्रदेश तो जो है स्वतंत्रता सेनानी की भूमि रही है सुबह से। जैसे कि हम सबसे पहले क्रांतिकारी भारत के जैसे मंगल पांडे हैं, वो भी उत्तर प्रदेश से थे। और हमारी जो रानी लक्ष्मीबाई हैं वो भी उत्तर प्रदेश से थे, जिनका भारत की स्वतंत्रता में आंदोलन में उसका हिस्सा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं और भी काफी पर्सनैलिटी बड़ी हैं जिन्होंने देश के लिए और काम किया है। चंद्रशेखर आजाद है। तो गांधी और नेताजी की फिलॉसफी में, गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फिलॉसफी में आप किसको तवज्जो देना चाहेंगे? सुभाष चंद्र बोस जी की फिलॉसफी या गांधी जी की अहिंसावादी फिलॉसफी? सर मेरा जहाँ तक मानना है कि दोनों की फिलॉसफी एक जैसी थी, लेकिन महात्मा गांधी का ये मानना था कि जो भी मूवमेंट चले, जैसे हम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के असहयोग आंदोलन को ही ले लेते हैं, तो उनका ये मानना था कि जैसे कि अहिंसा पे बहुत बल दिया। उन्होंने कहा है कि ब्रिटिश जो पावर है वो अपने आप पावर है, वो नहीं चाहते थे कि जैसे कि अहिंसा हो किसी देश में, जिस तरह की हिंसा हो जिससे कि जो है देश में इस तरह का माहौल हो, क्योंकि जिस व्यक्ति के हाथ में पावर होती है तो वो आपके जो मूवमेंट्स वगैरह आसानी से बदल सकता है। उनका ये मानना है था कि आप असहयोग करिए तो आप असहयोग करेंगे तो मुझे लगता है हमको आसानी होगी। दूसरे हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि दोनों को, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब आजादी लेके वहां से आजाद हिंद फौज के लिए निकलते हैं, तो वो भी रेडियो पर संबोधन देते हुए ये कहते हैं कि मेरा बापू से कहना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता संग्राम का जो है आखिरी आंदोलन शुरू हो चुका है। और बाद में जो वो बात कहते हैं कि जो महात्मा गांधी ने जो करो या मरो का जो नारा दिया है वो अब हमारे कॉर्पोरेशन के, हमारे जो मूवमेंट है वो उसके काफी नजदीक आ चुके हैं। तो मेरा मानना यह है कि दोनों नेताओं की जो है फिलॉसफी थोड़ा सा अलग हो सकती है, लेकिन टारगेट दोनों का एक जैसे है। चलिए अब थोड़ा सा आपके सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं। सुएज कनाल जो है किन दो सीज को जोड़ती है? सुएज कनाल छोटी सी है लेकिन दुनिया की इकोनॉमी के लिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो कौन से दो सीज जो हैं वो यहाँ पे जुड़ते हैं? सर ये कैस्पियन और ब्लैक सी के बीच पड़ती है, जो सेंट्रल एशिया को और उसके कनेक्ट करती है सी। हाँ, तो कौन कौन सा सी है वो? कौन सा सी है? दो समुद्र हैं, उनके नाम बतलाएं ना कि कौन कौन से दो समुद्र हैं जो जुड़ के और बीच में सुएज कनाल बनाते हैं। सर ब्लैक सी और यहाँ का कैस्पियन सी। दोबारा आप देख लें क्योंकि ज्योग्राफी सब्जेक्ट में ये आप नक्शा देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है। आपका क्रिकेट में भी रुझान है? क्रिकेट खेलते हैं आप? तो आपको लगता है कि क्रिकेट को ओलंपिक खेलों में शामिल करना चाहिए?
जी सर, मेरा मानना है तो क्रिकेट को भी ओलंपिक्स में जगह मिलना चाहिए। वो इसलिए कि पहले शुरुआत के टाइम पे, शुरुआत के 1902 के जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें क्रिकेट था, बाद में इसको हटा दिया गया था। तो उस टाइम पे हो सकता है कि उस तरह क्रिकेट इतना पॉपुलर नहीं था, इतनी सारी कंट्रीज नहीं खेलते थे, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ही खेलते थे। तो मेरा ये मानना है कि अब तो क्रिकेट काफी पॉपुलर हो चुका है। इवन लगभग 20 कंट्रीज में देखते हैं, जैसे आईसीसी ने बोला है कि अब हमारे लिए वर्ल्ड कप से कम 20 टीमें जो है वर्ल्ड कप उतारेंगे। तो मुझे जहाँ तक लगता है क्रिकेट को भी ओलंपिक का हिस्सा होना चाहिए सर। तो आपको लगता है कि देश में 20 कंट्रीज हैं जहाँ खेला जाता है? अमेरिका में तो अभी भी नहीं खेला जा रहा है, रशिया में क्रिकेट अभी भी नहीं खेला जा रहा है। आपने कहा ना लेकिन सर 20 इसका देशों में। मतलब नहीं सर, ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है कि जैसे रशिया में क्रिकेट नहीं खेला जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी खेल को शामिल नहीं करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे खेल हैं जो हमारे यहाँ खेले जाते हैं या वहाँ खेले जाते हैं। जैसे कि हम बात करें हॉकी की बात करें तो हॉकी हमारे यहाँ भी होता है और रशिया में भी होता है, वहाँ पे भी होता है। तो वो ओलंपिक का हिस्सा है। तो जैसे कि और कुछ लेवल पे जैसे अभी छोटी टीम मुझे लगता अभी डेवलप नहीं हुआ रशिया वगैरह अमेरिका में, लेकिन अगर आप इसको ओलंपिक में देंगे तो मुझे जहाँ तक लगता है और प्रोत्साहन मिलेगा, तो दूसरे जो बड़े देश हैं वो भी खेलने को आगे आएंगे। अब कोविड समय की बात करें तो ओलंपिक खेल होने वाले हैं कुछ महीने में, जी सर। लेकिन जापान में बहुत सारा डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा है कि ओलंपिक खेल को कैंसिल किया जाए। आपकी अपनी क्या राय है? जब यहाँ आईपीएल हुए तो बायो बबल तक में तो कोविड पहुंच गया, तो आपको लगता है कि ओलंपिक होने चाहिए या ओलंपिक कैंसिल होने चाहिए? सर मेरा ये मानना है कि ओलंपिक्स पिछले साल एक्सटेंड हो गया था और इस साल भी अगर एक्सटेंड होगा तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। हमको कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के बबल स्टॉप में, जिस तरह से लोग एक तरह से 1-2 साल से 1-1.5 साल के पीरियड हो गया, बहुत लंबा समय होता है, तो किसी से कोई गतिविधियां खेल गतिविधियां नहीं हुई हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोविड की जो प्रोटोकॉल्स है उसको फॉलो करके हमको ये गेम्स कराए जा सकते हैं। जैसे कि हाल ही में आईपीएल भी हो रहे थे, तो एक स्टॉक बना करके हमने कोशिश की थी। प्लस एक हमारे पास एक खास तरह का मैनेजमेंट होना चाहिए जो कि इस चीज को कंट्रोल कर सके। जैसे कि हम बोल सकते हैं सारे जो प्लेयर्स हैं वो वैक्सीनेट होने चाहिए। तो ये एक सॉल्यूशन हो सकता है कि जितने भी प्लेयर्स वहां पे गेम्स खेल रहे हैं वहां पे उनको वैक्सीनेट किया जाए। क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं। तौते और यास, ये 2 तूफान अभी हिंदुस्तान में आए और क्लाइमेट चेंज हिंदुस्तान जो है वर्ल्ड इंडेक्स में 5वें नंबर पे है, जहाँ सबसे अधिक क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट पड़ता है। जी। आपको लगता है कि इंडिया को कार्बन टैक्स लगाना चाहिए अगर हम कार्बन एमिशन रोकना चाहते हैं? तो कार्बन टैक्स के बारे में अपने विचार बतलाएं। किस किस देशों ने कार्बन टैक्स लगा दिया और इंडिया को लगाना चाहिए कि नहीं? सर जहां तक मेरा मानना है कि कार्बन टैक्स अभी भारत में व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि ज्यादातर हमारी जो इकोनॉमी है वो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उस पर ही ज्यादा डिपेंड करती है। और दूसरे देशों की बात करें तो जैसे कि स्वीडन है, वहां पे कार्बन को लेकर के टैक्स लगाया गया है और उन्होंने कुछ टारगेट भी फिक्स कर रखे हैं। जैसे कि हम फ्रांस को ही ले लेते हैं, उन्होंने कहा है कि हम 2050 तक अपनी ज्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं या कार्बन इमिटिंग प्रोडक्ट्स हैं, उनको मार्केट से हटा देंगे, जो पेरिस एग्रीमेंट में 2015 में होने वाली कॉन्फ्रेंस में उसमें कहा गया। तो जहां तक मेरा मानना है कि भारत में अभी वो समय नहीं आया है कि हम कार्बन टैक्स लगाएं, जिससे कि आपके पास दूसरे कार्बन टैक्स लगाने से पहले हमें दूसरे जो संसाधन है उन पर विचार करना चाहिए। ठीक है, आपने मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन में ली थी, तो एक सीरीज का नाम है हार्मोनिक सीरीज, पढ़ी है आपने? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सर मेरे उसके बारे में आइडिया नहीं है। याद नहीं है तो चलिए इसको छोड़ देते हैं। और क्लाइमेट चेंज का जो पहले टारगेट्स क्या हैं और इस समय उसकी स्थिति क्या है? क्लाइमेट चेंज एक्चुअल में क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि जलवायु परिवर्तन, एक तरह से हम कह सकते हैं।
तो जलवायु में परिवर्तन में जैसे कि एक तरह से एक जगह कहीं बारिश हो जाना, या एक तरह से कहीं पे आप कह सकते हैं कि एक तरह से बारिश हो जाती है, दूसरी बर्फ भी गिरती है, लैंडस्लाइड होता है। उसमें क्लाइमेट चेंज में हमने कई तरह के टारगेट किए हैं, जिसमें कि फ्रांस ने अभी हाल ही में 2015 में जो हुआ था, उसमें जो क्लाइमेट चेंज को लेकर कॉन्फ्रेंस हुआ था। बाद में जो कुछ देशों में, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैसे कि अमेरिका वगैरह, इन्होंने जोन बाइडेन जो ट्रम्प सरकार थी, उसने इससे क्लाइमेट चेंज से वापस जाने का फैसला किया था। और जो कंट्री है, जैसे कि अभी हाल ही में जो जोन बाइडेन सरकार है, उसमें ये उन्होंने किया है कि हम दोबारा इसको ज्वाइन करेंगे। तो क्लाइमेट चेंज का मतलब ये है कि हम पूरी अर्थ को उसको हीट होने से बचाएं, और जो भी कैलेमिटीज हैं उनको कम से कम रिड्यूस किया, जैसे कि कार्बन बढ़ता जा रहा है। जिसमें कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि जो ओजोन लेयर है उसमें जो है उसमें सुधार हुआ है। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की जो हमने रिफॉर्मेशन कर रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट भी हो रहा है। इसमें आप कह सकते हैं एक अंतिम प्रश्न, एक अंतिम प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा कि भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे जियो सैटेलाइट्स भेजे हैं ऑर्बिट में, जी। तो इससे किसानों को क्या फायदा होगा, कैसे फायदा होगा? जियो सैटेलाइट लॉन्च करने से एक तो सर हम किसानों को बेनिफिट ये है कि सरकार जो है आसानी से प्रोडक्शन का पता लगा लेती है कि कितने % जो है फसलें जो है बिकी हैं। दूसरा है जैसे कि मौसम के बारे में हमें सटीक जानकारी उनसे मिलती है, जिससे हम किसानों को एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन एक प्रॉपर टाइम में हम प्रोवाइड उनको कराते हैं, ताकि जैसे कि अभी हाल ही में जैसे कि मौसम विज्ञान ने रिपोर्ट जारी किया कि अब की बार जो मौसम है वो जो है सम रहेगा, सामान्य रहेगा। तो कहीं ना कहीं जियो सैटेलाइट है वो हमें मौसम संबंधी जानकारी और फसलों संबंधी जानकारी भी हमें प्रोवाइड कराते हैं, जो कि हम सरकार को डाटा तैयार करने में, नई पॉलिसीज बनाने में, किसानों के लिए इसमें भी काफी बेनिफिट करते हैं। सुमेश जी, हाँ जी, हाँ जी, ओवर टू यू। यस, ठीक है। तो आप बेसिकली अभी हम पहले उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। जी सर। यदि बुंदेलखंड को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से अलग राज्य का दर्जा दिया जाए तो इसके 3 फायदे और 3 नुकसान सोच के बतलाइएगा। सर पहला जो बेनिफिट है, जैसे कि बुंदेलखंड वाला जो हिस्सा है वहां पे कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि उसका मैं जैसे कि सबसे बड़ी दिक्कत पानी को लेके है, जहाँ वहाँ पे पानी की दिक्कत है। दूसरा, अगर जैसे हम उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें काफी डिफरेंस रहता था। जैसे कि हम बात करें बुंदेलखंड के व्यक्ति की बात करें तो पर व्यक्ति आय जो है वो 20,000 रुपए से भी नीचे है। तो कहीं ना कहीं इसमें इसको पहला बेनिफिट ये होगा कि वहाँ पे अलग स्टेट बनाने से जो मध्य प्रदेश के जो कुछ हिस्सों को मिला करके, जैसे कुछ मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से हैं जैसे कि मुरैना जो है इलाके हैं, ग्वालियर से संबंधित कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं पास के, उनसे कहीं कहीं बेनिफिट हो सकता है सर। दूसरा है सर इनसे नुकसान होने पर एक रीजन है इसके पीछे, जैसे अगर हम मध्य प्रदेश को और आपके उत्तर प्रदेश को इलाकों में अलग करते हैं तो जिसमें सर कई मुद्दे पैदा हो सकते हैं, जैसे कि केन बेतवा रिवर का जो फ्रंटियर पार्ट है वहाँ पे दिक्कत हो सकता है। जैसे उत्तर सरकार ने वहाँ पे राणा सागर डैम जो बनाया उससे इस इलाके में सब पानी सप्लाई होती है। दूसरा है अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक नल घर घर नाम से एक योजना शुरू की है जो पानी के लिए है, वो काफी मुझे लगता है बेनिफिट करेगी किसानों के लिए। लेकिन सबसे सारा इसका लॉस ये होगा कि आप अगर बुंदेलखंड को अलग करते हैं तो 2 स्टेट को बना करके आपको एक विरोधाभास का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो कल्चर ज्योग्राफिकली एक बिल्कुल ठीक है वो, लेकिन हमें ये फैसला जो है बहुत सोच समझ के और दोनों राज्यों की सलाह मशवरा से और केंद्र सरकार की सलाह से ही करना चाहिए। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के बारे में बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। तो हमने देखा है कि हाल फिलहाल में बहुत सारे पुलिस एनकाउंटर किए जा रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में। तो आपकी राय में क्या पुलिस एनकाउंटर करना क्या स्पीडी जस्टिस को बढ़ावा देता है? इसमें आपकी राय क्या है?
सर जहाँ तक मेरा मानना है कि जैसे कि उसमें विकास दुबे जैसे लोगों का इनकाउंटर है इसमें, तो जहाँ तक उनको उनको जितनी भी रिपोर्ट्स आई, उन्होंने कहा था कि उन पे ये जानलेवा हमला करा है। तो अगर जो व्यक्ति अगर हिरासत में है उसमें अगर हमला करता है तो पुलिस अपने बचाव के लिए कर सकती है। लेकिन सर मैं अगर अगर फेक इनकाउंटर है, तो जैसे कि आप किसी व्यक्ति को डायरेक्टली आप इसको शूट आउट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी न्याय प्रक्रिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो इसलिए कि अगर हम अगर डायरेक्टली इनका इनकाउंटर करेंगे तो हम एक सभ्य समाज को खो देंगे। इस तरह से सभ्य समाज में कहा जाता है कि एक जो न्याय है, एक न्याय के तहत ही न्याय होना चाहिए। तो इसके तहत हम काफी चीजों को हम खो सकते हैं। इस तरह का मुझे लगता है, क्योंकि इस तरह से अगर रहेगा तो फिर हर व्यक्ति गोली के पीछे गोली चलाएगा, फिर पुलिस का जुडिक्शन क्या होगा। जो लोक न्याय की बात करते हैं वो कहीं बहुत दूर की कौड़ी साबित होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी के विषय में कुछ बात करते हैं। ठीक है, भारत की ज्योग्राफी के ज्योग्राफिकल एडवांटेज के 3 फीचर बताइए और ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज के 3 फीचर बताइए। सर एक्चुअल में क्या है, एक तो हमारे इंडिया का ज्योग्राफिकल एडवांटेज ये है कि जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि उत्तर साइड में हिमालय का होना एक तरह से हमें एक प्रोटेक्टिंग देता है, एक प्रोटेक्शन देता है भारत के अंदर वो। तो दूसरा प्रोटेक्शन देना क्या, जैसे कि बहुत सारे जैसे चाइना है पड़ोसी कंट्री, वहां से एंटर करने में उसको दिक्कत हो सकती है। तो ठीक एक है, अगला अगला ज्योग्राफिकल, हाँ ब्रीफ में बताइए, खाली पॉइंट वाइज बताइए। हाँ, जी जी बहुत तो संक्षेप में। इसमें जी सर, फर्स्ट रीजन ये होता है, एक तो सुरक्षा के मुद्दे से बहुत अच्छा रहता है। दूसरा है एक ज्योग्राफिकल, जैसे हिमालय के बाद जैसे हिमालय के पश्चिमी भागों दक्षिणी भागों में जिस तरह से ये शिवालिक से नीचे जैसे जाते हैं, तो उन इलाकों में सर एक तरह से जो है प्लेन इलाके होने से वहां पर एग्रीकल्चर बेहद ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर जो हम एग्रीकल्चर को काफी बूस्टेशन करते हैं। दूसरा जैसे हम दूसरी साइड में देखते हैं तो भारत के जो पश्चिमी हिस्से हैं वहां पर रेगिस्तान है, इसकी वजह से जो आपको जैसे सिक्योरिटी तौर पे बहुत सुरक्षा मिलती है। तो दूसरा ये रहता है कि हिटिंग वैसे तो कुछ चीजें इस तरह से रहती है। दूसरा है इस तरह इसका दूसरा डिसएडवांटेज इस तरह का है कि जैसे हमारे यहाँ समुद्री है, 3 तरफ से भारत समुद्र से घिरा है, तो भारत को साल में 3 से 4 जो है साइक्लोन्स का है वो इफेक्ट नहीं झेलना पड़ता है, जिससे कहीं ना कहीं जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि नुकसान उठाना पड़ता है इकोनॉमिकली, और जान माल का भी उसमें नुकसान होता है। तो मेरा ये मानना है कि जो बेनिफिट है वो भी अपनी जगह है और जो नेशन है वो भी अपनी जगह। ओके, ठीक है। एक आखिरी सवाल मेरा और भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर। कोविड के बाद भारत की अर्थव्यवस्था काफी डगमगाई है। अगले 6 से 12 महीनों में आप किस तरह की रिकवरी देखते हैं? सर मोस्टली जब कोविड के बाद जो वैक्सीनेट जो नुकसान हुआ है वो सबसे ज्यादा जो टूरिज्म सेक्टर है और होटल इंडस्ट्री है, इसको बहुत नुकसान हुआ है। दूसरा जैसे कि हमारे भारत की जो हम जो करेंसी पाते, जैसे कि फॉरेन करेंसी हमें मिलती थी, विदेशी निवेश यहाँ पर होता था, तो हमको विदेशी निवेश बढ़ाने की जरूरत है यहाँ से। दूसरा है टूरिज्म सेक्टर को एक तरह से पूरे देश को अगर वैक्सीनेट और एक सकारात्मक माहौल बना के सर हम पूरे देश को वैक्सीनेट करने के बाद हम कह सकते हैं कि हम एक राइट वे में जाएंगे और जहां से भारत की रिकवरी मिलेगी। तो दूसरे जो बाहर के लोग यहाँ घुस कर, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज था भारत के लिए, जैसे कि भारत के लोग यहाँ पे दूसरे देशों के देश यहाँ पे घूमने आते हैं, तो उसको एक नई भारत की जो ऊर्जा को एक बूस्टेशन मिलता था वो होता। दूसरा सर जैसे कि हमारा जो कि सर्विस सेक्टर है उसको भी काफी नुकसान उठाया है, जैसे कि एक दूसरी जगह से एक जगह से दूसरी जगह से मजबूत प्लान हुआ है। तो ठीक है, मैंने टाइप ऑफ हमने रिकवरी के बारे में सवाल पूछा था, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं चेयरमैन साहब को अभी पास ऑन करना चाहूंगा। जी सर। सर यू नीड टू अनम्यूट योरसेल्फ। गौरव, अगले वर्ष यूपी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। जी सर। ये बताइए, ये चुनाव के दौरान एक आचार संहिता नाम की कोई चीज है जी सर। और एक इलेक्शन मैनिफेस्टो पार्टियां जारी करती हैं। तो ये बताइए कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो भी प्रॉमिसेस की जाती हैं
अगर उनको कैंपेन के दौरान उनकी बातें कही जाती हैं तो क्या वो आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा? सर जहां तक मेरा मानना है, आचार संहिता का मतलब है एक सुविचार होना, एक डिसिप्लिन अनुशासन में चुनाव का माहौल तैयार करना। तो इस तरह की जैसे कि बहुत सारी घटनाएं स्टेट के अंदर होती हैं, जैसे कि कई बार देखा गया है कि लोग लुभावनी टाइप के जो है व्यक्तियों को जो है ऑफर्स टाइप दिया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं जो वैक्सीनेट होता है, जैसे कि आप महिलाओं को साड़ियां बांटते हैं या उन लोगों को पैसे बांटते हैं, तो ये सर आचार संहिता के छेद मानना चाहिए और उन लोगों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए वो जो इस तरह के कृत्य करते हैं। तो अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो इस तरह से जो चुनाव आयोग है या उनको इस तरह के एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन तैयार करना चाहिए जो कि इस तरह की चीजों पर बड़ी कड़ी निगरानी रख सके। तो ये जो साड़ी देना, टैबलेट्स, कंप्यूटर देना, ये जो पिछले कुछ चुनावों में भी ऐसे ऐलान किए गए, तो ये इसको लेके कोई माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कोई आदेश पारित किया है इस संबंध में? जी सर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक जो है इससे संबंधित कई रिक्वेस्ट जारी की हैं, जिसमें 2009 में सुप्रीम कोर्ट का जो एक जजमेंट आया था उसमें कहा था कि ये अगर इस तरह के अगर अपने लोग पैसे देकर अगर कराता है तो वो एक आचार संहिता का विशेष अपराध बनाया, जिसमें कहा गया था कि उन व्यक्तियों को जो चुनाव लड़ने पर है वो रोक लगना चाहिए। और दूसरा एडिशन 2012 का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की भी जजमेंट दिया। उत्तर माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस तरह का जो कई डिसीजन इसमें शामिल है, जिसमें कि 2016 में भी इस तरह का डिसीजन दिया गया, जिसमें कि एक उपचुनाव के दौरान कुछ व्यक्तियों को पैसे बांटे देने की खबर आई थी उत्तर प्रदेश की बलिया डिस्ट्रिक्ट से। तो इस तरह की जो जजमेंट है वो एक तरह से स्मूथ दिखाती है भारत के सिस्टम को, और वो इस तरह को रोकने का प्रयास रहता है। ये बताइए, ये जो पैसे बांटने वाली बात अभी कही, जी तो अभी जो पैसा बांटा जाता है तो जो बांटने वाला है उस पर कार्रवाई की जाती है कानूनन। जी तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है या आईपीसी में भी दिया है कुछ चुनाव संबंधित। नॉर्मल जब सामान्य तौर पे जब करप्शन होता है तो करप्शन जो लेने वाला व्यक्ति है उसको आरोपित किया जाता है। तो यहाँ पर पैसे बांटने वाले की जगह लेने वाला जो आम जनता है, क्या आप उचित समझते हैं कि आने वाले दिनों में लेने वाले व्यक्ति पर चुनाव के लिए वोट डालने के प्रलोभन में जो पैसा लिया जाता है या लिया जाए उसके द्वारा, तो क्या उसके खिलाफ भी कोई ऑफेंस बन के और केस दायर होना चाहिए? क्या आप इस कानून के हक में हैं? सर, मेरा ये मानना है कि अगर जैसे कि देश हमारे कोई भी प्रदेश हो या कोई भी देश हो, उसमें हम भारत की बात करते हैं, तो भारत में हर तरह का व्यक्ति रहता है, गरीब से गरीब रहता है, जिसमें से जिस व्यक्ति को जिसके पास कम से कम मिनिमम चीज होता है वो व्यक्तियों के बहकावे में आ सकता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर व्यक्ति अगर लेता है तो एक तरह से हमें एक जागरूक अभियान चलाना चाहिए कि इस तरह के व्यक्तियों को भी वोट की वैल्यू, जैसे आप कह सकते हैं जो कि उनकी वोट की वैल्यू क्या है होती है, तो उसको हम रख के आगे रख करके इस तरह का सिस्टम बना सकते हैं। दूसरा है जो पैसे लेने की बात है, तो उन लोगों के खिलाफ भी जो सेक्शन, कुछ सेक्शन दे रखे हैं वो मेरे को नहीं पता है, तो उस सेक्शन के अंडर में ही कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ व्यक्ति उसमें घुस लेते हैं, तो अगर पैसे लेते हैं चुनाव के वोट के बदले, वोट के बड़े नोट जो पैसे लेते हैं, तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाए कि कुछ लोग जो है ठेकेदार टाइप होते हैं जो कि पैसे लेते हैं, तो हमारे प्रशासन को उन पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए ताकि इस तरह के जो इंसिडेंट है बार बार। तो गौरव, हमने आपसे काफी प्रश्न पूछ लिए, कोई ऐसा विषय जो छूट गया हो और आप चाहें कि हम उसमें से प्रश्न करें आपसे? जी नहीं सर, तब हो गया। तो गौरव, आपका ये औपचारिक जो इंटरव्यू है वो समाप्त होता है। अब आप कुछ मिनट और बने रहें। अभी हम आपको आपके आज के जो परफॉर्मेंस है उस पर अपनी टिप्पणी देंगे कि आपने कैसा किया और क्या आपको और करना चाहिए। तो मैं खन्ना साहब से पहले आग्रह करूंगा, पहले वो कहेंगे फिर मैं अपनी तरफ से कुछ जोड़ूंगा। गौरव, आपको अपने उत्तर खुद कैसे लगे?
जो जी सर। आपने उत्तर दिए बहुत सारे सवालों के, जी आपको अगर कहा जाए कि अपनी असेसमेंट खुद करें, हमारे टाइम में एक सिस्टम हुआ करता था, यूपीएससी में सवाल पूछे गए और जो जवाब दिए बाहर आके हमको लिखना पड़ता था कि क्या पूछा गया और आपने क्या जवाब दिया। तो इंटरव्यू के अलावा एक और कार्रवाई होती थी कि बाहर आके आप लिखें उसको। तो आपने उनके जवाब कैसे दिए, आपको खुद क्या लगा? सर, मेरा ये मानना है कि मेरा इंटरव्यू एवरेज रहा सर। है एवरेज रहा सर, एक कौशल इंटरव्यू रहा सर। एवरेज रहा। तो कहाँ कमी, कहाँ लग रहा है आपको कमी? एक्सप्रेशन में कमी थी या ज्ञान में कमी थी, या शायद आप वो जैसे कि सर मुझे कम्युनिकेशन, मुझे कुछ कम्युनिकेशन का भी इशू लग रहा है कि पता नहीं आपको सवाल सुनाई पड़ा कि नहीं, हमको काफी गूंजती हुई आपकी आवाज आ रही थी, तो कुछ कम्युनिकेशन का भी इशू है। कैसा लगा आपको? इट में भी सर हो सकता है कि कॉम्बिनेशन में दिक्कत हो, और जैसे कि कुछ जवाब है मैं नहीं दे पाया। जैसे कि उसमें कुछ सेक्शन, सर ने एक सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि जैसे कि चुनाव के दौरान किस तरह से जो व्यक्तियों पर पैसे लेते हैं सेक्शन में, जो उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो मेरे को इन सब चीजों पर बेहद सुधार करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि आप में जहाँ इतनी अधिक क्वालिटीज हैं कि आप जिस क्षेत्र से आए हैं, आप हिंदी में इंटरव्यू दे रहे हैं, आप इतने यंग हैं, तो आपसे बहुत बहुत अधिक आशाएं होती जी सर। हैं, और इसलिए आपको इस मौके का पूरा लाभ उठाना चाहिए, अधिक से अधिक तैयारी करके। जी सर। तो थोड़ा सा जैसे आपसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ कि गांधी और सुभाष, एक सवाल आपसे पूछा गया कि इनमें से, क्योंकि आपने जब फ्रीडम फाइटर्स के नाम लिए तो मंगल पांडे का नाम लिया और चंद्रशेखर आजाद का नाम लिया और एक दो नाम और लिए, तो इसलिए मुझे ये पूछना पड़ा कि क्या आप गांधी की फिलॉसफी को मानते हैं या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। तो दोनों अपनी जगह थे, तो आपको थोड़ा सा उस ढंग से एग्जाम्पल को अपनी चेंज करना चाहिए था कि दोनों ही फ्रीडम स्ट्रगल में दोनों तरह के लोगों ने साथ दिया। फिर आपके सवालों में आपने जवाब जरूर दिए, लेकिन जैसे सुएज कनाल है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि कौन से दो समुद्र मिलते हैं सुएज कनाल पे, तो ये थोड़ा सा आपको ज्ञान रखना चाहिए। और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं आपके जवाब को बहुत अच्छे से समझ नहीं पा रहा था। मुझे लग रहा था कि आप कहना कुछ चाहते हैं और कह कुछ रहे हैं। और मैं एग्जांपल देता हूं आपको, कार्बन टैक्स के बारे में मैंने आपसे पूछा और क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछा और पेरिस एग्रीमेंट का प्रेजेंट स्टेटस पूछा। तो पेरिस एग्रीमेंट का क्या टारगेट है, क्या उसमें कोई तब्दीली हुई, वो आपने टच नहीं किया। अमेरिका को आपने बहुत बाद में उठाया। कार्बन टैक्स के ऊपर चर्चा चल रही है और अगर कार्बन इमिशन होते हैं तो टैक्स भी लगाना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा आपको और ये इस विषय में डेप्थ मुझे कम लगी आपके जवाबों में। जी सर। फिर इसरो के जियो सैटेलाइट और किसानों का फायदा, आपने इसमें जियोग्राफिकल मैपिंग की बिल्कुल बात ही नहीं की। जो जियो सैटेलाइट और जो ग्राउंड की फर्टिलिटी के बारे में पता लग सकता है, उसके विषय में आप मिस कर गए। आपने बाकी कुछ कहा, तो थोड़ा सा कोशिश करें कि आप जो आज, मुझे लग रहा था कि आपकी तैयारी में कमी है। क्या ऐसा था? आपने आज पूरी तैयारी नहीं की थी? तो थोड़ा सा तैयारी करें करेंट अफेयर्स में। और आप में जो पॉजिटिव चीजें हैं, आप बोलने में हिचकिचा नहीं रहे थे, आपको कॉन्फिडेंस भी लग रहा था, आप अपनी बात कह पा रहे थे बहुत अच्छे से, आपके चेहरे पे स्माइल भी दिखी मुझे एक दो बार।
तो ये जो आपकी पॉजिटिव चीज़ें इनको प्रयोग करें और सवालों को समझें, जल्दबाजी में जवाब नहीं देके। जैसे सिविल सर्विस है, वो सवाल का जवाब मुझे समझ में नहीं आया बिल्कुल भी कि आप क्यों सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं। फिर आपने उसको इतना लंबा कर दिया कि मुझे आपको रोकना पड़ा, है ना। तो किसी भी सवाल का जवाब 90 सेकंड या 2 मिनट से अधिक होगा तो बोर्ड मेंबर हो सकता है कि आपको रोके कि अब आप रुक जाओ, अब आगे हमको पूछना है। ठीक है, तो संक्षिप्त, टू द पॉइंट, डेप्थ। ठीक है, अपना आपको ज्ञान होना चाहिए कि आप क्यों आना चाहते हैं, दूसरे को क्यों नहीं लेके आपको लिया जाए, ये भी मैंने ये पूछा था। तो अपनी क्वालिटीज आपको मालूम होनी चाहिए। आप जमीन से जुड़े हुए हैं, आपको समस्याएं मालूम हैं, आप ईमानदारी के साथ सेवा करना चाहते हैं, आपको एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, बहुत सारी चीजें। और तो मुझे लगता है कि आप में बहुत अधिक क्षमता है सुधार करने की, तो उसको कोशिश करें, 1-2 मॉक्स और अपना प्रैक्टिस और करें। ठीक है, विनोद जी। हाँ गौरव, मेरी तरफ से कुछ एक बिंदु। आप में नॉलेज, आप में सब चीज़ों की जानकारी आप में मैंने देखी कि है। आप कोई ना कोई जवाब देने में सक्षम रहे। मतलब यू नो लिटिल अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा तो पता है, मतलब आप जवाब दे सके। लेकिन जो जवाब थे वो बड़े सतही थे। सतही जानते हैं, सतही जवाब यानी थोड़ा थोड़ा सब जानते हैं, लेकिन गहराई में, उसकी डेप्थ में जब जाएं तो सब्सटेंस जो निकल के आता है, जो मेन निचोड़, उसकी थोड़ी सी कमी देखने को मिली। वो आपके खुद के विषयों में भी मुझे बहुत ज़्यादा आपके जो बैकग्राउंड है उसके ज्ञान का मतलब कोई ज़्यादा मुझे फ़ायदा नहीं हुआ कि जब आपसे हमने ये पूछा कि भाई कोस्टल लाइन के बारे में, तो आपका जवाब एक ज्योग्राफी के एमए ज्योग्राफी वाला और एक सिविल सर्विस के इंटरव्यू देने आने वाला व्यक्ति उसके लेवल का मुझे नहीं मिला। बहुत छोटे से जवाब देके आप चुप हो गए। ऐसे ही आपसे मैंने जो प्रश्न पूछे बिम्स्टेक और सार्क वाले, वो भी आप बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग आंसर नहीं दे पाए। पता आपको सब था बिम्स्टेक क्या है, कौन उसमें है, कौन से नेशंस हैं, लेकिन आप कन्विंस नहीं करा पाए। तो ये चीज़ें खन्ना साहब ने भी यही कही हैं। तो डेप्थ में आपको थोड़ा अपना ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा और सब्सटेंस लाना पड़ेगा। यानी जो कुछ आप कहें वो बस मीनिंगफुल होना चाहिए और मेन हिट करना चाहिए जो प्रश्न है उससे रिलेटेड उसको। एक चीज़ और जो मैंने देखी आपके बोलने के अंदाज में, एक ही स्वर में आप बोल रहे थे और थोड़ा सा मुझे लगा थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं, और बिल्कुल जैसे वो बातचीत की तरह नहीं लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे प्रश्न पूछा उसका उत्तर जवाब दे दिया और फिर आप अगले के लिए तैयार हो गए। तो ये आप ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे कि आप थोड़े से स्टिफ क्यों थे। कुछ आप शांति और कंफर्ट में नहीं थे, आराम में नहीं थे। आपका माइंड जैसे कंफर्टेबल फोकस नहीं था। आपका कुछ परेशानी आपको लग रही थी, जैसे कुछ आपको बिठा दिया हो और कहा कि लाओ भैया पूछें आपसे कुछ। तो वो चीज़ आपके एक्सप्रेशन से नज़र आ रही थी। यू वर नॉट कंफर्टेबल कि भैया अब मैं बैठ गया हूँ कुर्सी पे, अब मैं तैयार हूँ पूरी तरह से। ऐसा लगा जैसे आप बिल्कुल जैसे अभी ख़त्म हो तो मैं भागूँ यहाँ से। ये इम्प्रेशन आपका जो मिल रहा है, इसका क्या इलाज है ये आप अच्छे तरह से जानेंगे और आप बता भी सकेंगे। तो ये चीज़ हमने नोट करी। तो आप इन सब में जो खन्ना साहब ने बताया, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, उसको थोड़ा सा आप उस पर गौर करिएगा। आपको कुछ चीज़ पूछनी हो तो आप पूछ लीजिए। और हमने आपको आज के जो परफॉर्मेंस है, आपने खुद भी माना कि अबव एवरेज है, तो हम भी आपको कोई 58% के आसपास की परफॉर्मेंस मानते हैं यूपीएससी के उसमें।
जिसको सुन के शायद आप प्रसन्न नजर आ रहे हैं, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि आप एवरेज भी नहीं थे, आप अबव एवरेज हो। एवरेज होता तो हम 50, 52, 53 देके छुट्टी पाते, लेकिन आप अबव एवरेज हो। आपका माइंड एक्टिव है, आप अलाइव हो, जिंदा हो। आप मतलब कोई भी चीज सुनते हो तो एक डलनेस आप में वैसी नहीं है, लेकिन मोनोटनी है, एक ही स्वर में आप बोल रहे हैं। थोड़ा आपका मॉड्यूलेशन, स्वर का फर्क आए, बातचीत की तरह लगे। तो आप बताएंगे कि आप क्या फील कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से हमारे चर्चा और सार्थक होगी। और आपको कुछ पूछना है तो आप पूछिए। जो उत्तर है बहुत ही संक्षिप्त में देने की जरूरत है, या डेप्थ में, जैसे कभी कभी डेप्थ में जाते हैं सर तो उसमें आपका आंसर लंबा हो जाता है, लेकिन सर ने बोला कि आप एक लिमिट्स में रखिए आंसर को। तो सर मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूँ। आंसर को कम से कम रखिए, छोटा रखिए, प्रिसाइज रखिए। जहां आपको ज्ञान हो वहां पे भी आप कुछ ज्ञान को अपने पास रख लीजिए, कोई बुराई नहीं है। उसमें से जो सबसे बेस्ट पॉइंट्स हैं वो बताइए। मतलब आपको वहां ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि जो चीज मुझे पता है वो तो मैं खूब बता दूं, और जो चीज हो सकता है नहीं पता हो तो मैंने 2 सवालों में मैंने सॉरी कह दिया, तो अब तीसरे सवाल में तो मैं खूब लंबा ले जाऊंगा उसको, ताकि बोर्ड को ये ना लगे कि भाई ये तो कुछ भी नहीं आता, जो आता है कम से कम वो तो मुझे खूब आता है। तो इस प्रलोभन में या इस लालच में मत रहिए कि कोई प्रश्न है जिसको लंबा आप खींच दें तो समझा जाएगा कि आपको बहुत अच्छा, और वो बीच में टोक दें तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। आप टोकने के अर्थ को भी नहीं समझेंगे कि ये मैं ज्यादा लंबा बोल रहा था इसलिए टोक दिया, या मेरे से बहुत खुश हो गए, अरे अरे इसको तो सब कुछ आता है इसलिए टोक दिया। तो वो स्थिति ना आए। अगर मान लीजिए आपके कम प्रश्न पर या आपके कम छोटे से आंसर पर, जिसके बियॉन्ड आपको कुछ आता ही नहीं है, या आता भी है तो आप चुप हो गए, आपसे अगर वो पूछना चाहेंगे तो और पूछ लेंगे, और बताइए इसके अलावा कुछ और भी कोशिश करिए, हाँ सर इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो प्राय जो है बहुत मीडियम लेवल प्रिसाइज जो है, वो बहुत छोटा भी नहीं करिए कि आपने 1-2 लाइन का जवाब दे दिया, इसका मतलब ये होगा कि आपको पता नहीं है। अपने मूल जो जो पॉइंट्स हैं उनको तो अवश्य बताइए, और इधर उधर घुमाइए नहीं, इलस्ट्रेशन मत दीजिए, उदाहरण मत दीजिए, उसमें क्या है आप वक्त बहुत ज़ाया होता है। टू द पॉइंट, जैसे कहते हैं टू द पॉइंट। एक सवाल और, जैसे कि कभी कभी होता है कि एक जो सामने वाले इंटरव्यू ऑफिसर होते हैं वो एक क्वेश्चन के साथ 2 से 3 क्वेश्चन उसके अंदर डाल देते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि हम 2 क्वेश्चन का हमने जवाब दिया, 3 का हमने दे दिया, 4th क्वेश्चन का जवाब हमने नहीं दे दिया, तो क्या सर इससे कोई इफेक्ट पड़ता है सर? पड़ता है बिल्कुल। आप इतना हो सकता है आपको याद ना रहे, ये संभव है जी ना, क्योंकि आप लिख तो सकते नहीं है वहाँ। तो आपसे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं जिसमें आपसे ये भी पूछें, ये भी पूछेंगे। तो ये भी एक आपकी देखिए एक काबिलियत है कि आप उन क्वेश्चंस को अपने मन में दोहरा के उनको रजिस्टर कर लेते हैं। फिर भी अगर आपने पहला और दूसरा बोला, तीसरा याद नहीं रहा, तो आप पूछ सकते हैं कि सर तीसरा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो वो मेंबर बता देंगे तीसरा मेरा मतलब ये था, उस पर कोई बुराई नहीं। लेकिन कोशिश ये करिए कि आप जितना छोटा आंसर देंगे उतना पहले के बाद दूसरा याद रहेगा, दूसरे का छोटा देंगे तो तीसरा भी याद रहेगा। और अगर पहले में उलझ गए आप, तो जब तक आप खत्म होते हैं आप कहीं से कहीं पहुंच गए, फिर याद आया अरे मेरा रास्ता तो कहीं और था, मैं कहाँ से भटक गया, अब वापस रास्ता मैं भूल रहा हूँ, सर आपने दूसरा क्या पूछा था। तो दैट इज योर वीकनेस। इसलिए भी आपको छोटा क्वेश्चन, छोटा आंसर देने से आपको बाकी 2, अच्छा जब एक प्रश्न में 3 क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली जो प्रश्न करता है वो ये चाह रहा है कि छोटे छोटे आंसर दो उसको। जी और कुछ सर, एक आखिरी क्वेश्चन है, जैसे कि सर बहुत सारी एक अवधारणा रहती है कि जैसे कि इंटरव्यूअर जो है कि कभी कभी आपके जैसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन में जैसे कुछ चीजों के बारे में आइडिया है, और जैसे आपने प्रश्न पूछा और कुछ चीजों के बारे में आइडिया है,
तो सर हमें उस चीज के बारे में हमें उस आंसर का जवाब क्लियरली बता देना चाहिए, या सर हमें और भी जैसे कुछ उनको जितना है उनको बता देना चाहिए। जैसे कोई प्रश्न उन्होंने पूछा तो हमें एक कुछ प्रश्न के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, जैसे कि मेरे को कुछ प्रश्न की जानकारी थी तो मेरे को लगा था कि मेरे में इसका आंसर पूरा नहीं दे सकता, तो मुझे लगता है दिक्कत हो सकता है। तो इससे क्या सर कोई इफेक्ट पड़ेगा? जैसे कि आप कुछ थोड़ा बहुत क्वेश्चन के बारे में जानते हैं तो आपको बोलना चाहिए या फिर उसको आगे बढ़ जाना चाहिए? नहीं, उसमें हाँ, उसमें जो मैं समझाऊँ आपके प्रश्न से आपकी आवाज़ गूंज भी रही है। तो अगर आपको लगता है कि इस प्रश्न का पूरा उत्तर आपको नहीं पता, लेकिन एक अंश बहुत अच्छे से पता है, तो आप ये कह सकते हैं कि सर मैं बहुत ज़्यादा मैं इस प्रश्न का जवाब देने में मैं शायद संभव ना हो, लेकिन मैं अवश्य कोशिश करता हूँ। इसमें ऐसा 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 है, सर फिलहाल मैं इतना ही कह सकता हूँ। तो आपने पहले उनको आगाह कर दिया कि आप, और अगर आपको मान लीजिए कुछ भी नहीं आता तो आप थोड़ा रास्ते चल के फिर वापस मुड़ेंगे, नहीं सर मेरे ख्याल से मैं गलत कह रहा हूँ, वो अच्छा नहीं है, जी सर। है ना। जहाँ आपको लगता है कि एक सब्जेक्ट पे आपको थोड़ा सा पता है, लेकिन पता वही है जो प्रश्न से रिलेटेड है। अब ये आपने बस सुना कि जो है वो मान लीजिए किसी भी बारे में, जैसे मैंने आपसे पूछा बिम्स्टेक, अब आप बिम्स्टेक के बारे में ही आपको नहीं पता और आप शुरू हो गए और गलत सलत बोल गए, वो भी गलत है। अगर बिम्स्टेक पता है कि बिम्स्टेक क्या है, क्या उसका फुल फॉर्म भी है, उसका पर्पस क्या है, उसके आगे कंट्रीज के नाम नहीं भी पता है, डजेंट मैटर, तो आप कह सकते हैं सर बिम्स्टेक मुझे पता है, उसमें 7 कंट्रीज हैं, उनमें इंडिया भी है फलाना ठीक का, और सर इनका काम टेक्निकल और फलाना कोऑपरेशन और ये वो है, इसके अलावा सर मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी है। बस खत्म। क्लियर? थैंक यू सर।